तो भाई लोग स्मैकडाउन स्टार्ट होने से पहले हमें वो रॉक ने जो थप्पड़ मारा था कोडी रोड्स को वो क्लिप दिखाई जाती है पूरी की पूरी हाइप करके भाई, जिसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, हिंदी में सब कुछ है, तुम देख सकते हो, चैनल पर है। उसके बाद भाई इस मैच का जो ऑफिशियल पोस्टर है वो हमें देखने को मिल जाता है रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का, और इस मैच को ऑफिशियल कर दिया गया है। और उसके बाद होती है स्मैकडाउन की शुरुआत, जिसमें स्टार्टिंग में आते हैं भाई ट्रिपल एच, उनके साथ होते हैं निक ऑल्डिस और एडम पियर्स। ट्रिपल एच जो है अरीना का रिएक्शन वगैरह देखकर कहते हैं कि अब लग रहा है कि हम रोड टू रेसलमेनिया पर हैं। और कल जो है एक बहुत ही बढ़िया नाइट हुई थी लास वेगस में, जहां से असल मायने में जो है रोड टू रेसलमेनिया की शुरुआत हो चुकी है फायर्ड अप तरीके से। और इसके बाद भाई जो अरीना है वो रॉकी सक के नारे लगाने लगता है। उसके बाद ट्रिपल एच कहते हैं कि कल जो भी कुछ हुआ उसके बाद जो है सिर्फ एक ही चीज जो है वो मायने रखती है, और वो ये है कि रेसलमेनिया में ये ऑफिशियली ये चीज होगी, रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच जो है वो होगा। इस मैच को भाई ट्रिपल एच यहाँ पूरी तरीके से कंफर्म करके पूरी तरीके से ऑफिशियल कर देते हैं भाई। उसके बाद ट्रिपल एच कहते हैं कि इस डिसीजन से पीछे लॉकर रूम में काफ़ी लोग हैं, डिसअपॉइंटमेंट होती है, जिन्हें बुरा लग सकता है इस डिसीजन से, लेकिन एक चीज़ मान लो, यहाँ पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर चीज़ों को कोई चलाता है, किसी की तरफ से जवाब जाते हैं, तो वो सिर्फ मैं हूँ। जो लोग अपने आप को अथॉरिटी समझते हैं तो वो एक गलत फहमी में जी रहे हैं। और इसी के साथ अब तुम सबका स्वागत है रोड टू रेसलमेनिया। इसके बाद भाई जो ट्रिपल एच है वो निक ऑल्डिस को बोलने के लिए कहते हैं, तो निक ऑल्डिस जो है एक मेजर अनाउंसमेंट करते हैं यहाँ पर। तो निक ऑल्डिस कहते हैं कि हमें जो है अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच मिल चुका है रेसलमेनिया के लिए, तो अब हमें जो है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट एक अपोनेंट ढूंढना होगा, जिसका फैसला जो है वो एलिमिनेशन चेंबर मैच में होगा, क्योंकि हमने काफी ज्यादा वार्तालाप करने के बाद कुछ 12 लोगों को चुना है जो क्वालिफाइंग मैचेस में लड़ेंगे, और उसके बाद वो चेंबर में क्वालिफिकेशन करेंगे। और एडम पियर्स जो है उन सभी 12 बंदों के नाम हमें बताते हैं जिन्हें तुम स्क्रीन पर देख रहे हो। और जो पहला मैच है वो अभी यहाँ इसी वक्त होगा, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस एजे स्टाइल्स। लेकिन तभी भाई ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं और वो कहते हैं धन्यवाद धन्यवाद तुम सभी का, क्योंकि तुम सबने बता दिया कि सीएम पंक क्या डिजर्व करता है। तुमने मेरी ये जो टी शर्ट है उसे नंबर 1 मर्च पर पहुंचाया, जो कि काफ़ी ज़्यादा बिक रही है, और वो सीएम पंक की ओरिजिनल टी शर्ट से ज़्यादा पैसे कमा रही है। और मेरी बात मानो, इसमें से एक रत्ती भर पैसा भी जो है वो सीएम पंक को नहीं मिलने वाला। और कुछ लोग हैं जो भाई मुझे धन्यवाद कह रहे हैं कोडी रोड्स के डिसीजन का चेंज करने के लिए, क्योंकि मैंने उसे मंडे नाइट रॉ पर कहा था तुम्हें अपनी स्टोरी को फिनिश करना चाहिए, तो वो जा रहा है अपनी स्टोरी को फिनिश करने। और मैंने सीएम पंक को भी जो है रेसलमेनिया से हटा दिया है, जिस वजह से मैंने रेसलमेनिया को बचा लिया है। तो अब मुझे सिर्फ इस इंडस्ट्री के टॉप सुपरस्टार्स को अपने रास्ते से हटाकर जाना है रेसलमेनिया में, उस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जीतना है और बनना है इस कंपनी का सबसे बेहतरीन सुपरस्टार। उसके बाद भाई एजे स्टाइल्स आ जाते हैं और शो के ऊपर होता है ये मैच एजे स्टाइल्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। लेकिन मैच स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर LA नाइट आ जाते हैं और वो इस पूरे मैच में कमेंट्री टेबल पर बैठकर कमेंट्री कर भाई वो कमेंट्री में बस ड्रू मैकिंटायर की तारीफ करते हैं और एजे स्टाइल्स की थोड़ी सी बेइज्जती करने लगते हैं और कुछ नहीं। लेकिन ये जो मैच है भाई ये काफी बढ़िया हमें देखने को मिलता है, शो का ओपनिंग मैच। और भाई एजे स्टाइल्स और ड्रू मैकिंटायर जैसे सुपरस्टार्स जब आमने सामने हो तो वो मैच तो बढ़िया होना ही है। तो भाई ये मैच काफ़ी बढ़िया चलता है। लेकिन जब ड्रू मैकिंटायर और एजे स्टाइल्स जो है बाहर जाकर लड़ने लगते हैं, तो ड्रू मैकिंटायर जो है एजे स्टाइल्स को कमेंट्री टेबल पर एलन नाइट के पास फेंक देते हैं, और एलन नाइट काफ़ी चालाकी से जो है यहाँ पर एजे स्टाइल्स के मुंह के ऊपर पानी की बोतल जो है वो डाल देते हैं, और एजे स्टाइल्स के चेहरे के ऊपर पानी गिर जाता है। और उसके बाद उसी बोतल को उठाकर एलन नाइट जो है एजे स्टाइल्स को देने लगते हैं, लेकिन पीछे से ड्रू मैकिंटायर आकर अटैक करते हैं। उसके बाद एजे स्टाइल्स को रिंग के अंदर ले जाते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर जब अंदर आते हैं तो एजे स्टाइल्स रोल अप करके पिन करते हैं, लेकिन एलन नाइट आकर यहाँ पर रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिस वजह से एजे स्टाइल्स यहाँ पर जीत नहीं पाते। और एजे स्टाइल्स आकर एक मुक्का बजाते हैं एलन नाइट को, लेकिन जैसे ही पलटते हैं तो उन्हें लगती है क्लेमोर, और यहाँ पर 1 2 3 पिन करके ड्रू मैकिंटायर इस मैच को जीत जाते हैं और वो अपने आप को क्वालिफाई कर लेते हैं एलिमिनेशन चेंबर के लिए। और भाई इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो लोग जीतने वाले एलिमिनेशन चेंबर को वही लोग सबसे पहले क्वालिफाई हुए हैं, यानी कि ड्रू मैकिंटायर और बेकी लिंच। और भाई इस मैच की प्रेडिक्शन मैंने अपने पहली एलिमिनेशन चेंबर मैच कार्ड प्रेडिक्शन वीडियो में की थी, लेकिन उसमें स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स नहीं थे, क्योंकि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप तो मंडे नाइट रॉ के लिए है ना। लेकिन भाई एजे स्टाइल्स हारने के बाद काफ़ी फ्रस्ट्रेट होते हैं और वो एलन नाइट और
यहाँ पर एज स्टाइल्स की जो एक राइवलरी स्टार्ट होती हुई हमें यहाँ पर नजर आ रही है। उसके बाद प्रीटी डडली की एक क्लिप दिखाई जाती है जिसमें प्रीटी डडली जो है उनका हाथ जो है बुच ने तोड़ रखा है और वो कहते हैं कि हम सबको दिखाएंगे कि हम सबसे बेस्ट हैं और शानदार हैं। उसके बाद शो पर होता है एक और क्वालिफाइंग मैच, बियंका ब्लेयर वर्सेस मिया चेन, और भाई काफी बढ़िया मैच हमें देखने को मिलता है। मिया चेन इस मैच में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाती हैं और वो जीतने की पूरी कोशिश करती हैं इस मैच को, लेकिन एंड में यहाँ पर बियंका ब्लेयर जो है KO डीट लगाकर इस मैच को पिन करके जीत जाती हैं और वो एलिमिनेशन चेंबर के लिए क्वालिफाई कर लेती हैं। उसके बाद बैक स्टेज में भाई ब्रॉन ब्रेकर एक ऑफिस में जाते हैं जिस ऑफिस में ट्रिपल एच आते हैं और ट्रिपल एच आकर कहते हैं कि तुम जो काम कर रहे हो वो काफ़ी बढ़िया है, मैं तुमसे इंप्रेस हुआ, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ सवाल करना है, मेरे पास तो काफ़ी बढ़िया ऑफर है रॉ और स्मैकडाउन के, तो मुझे कौन सा चूज करना चाहिए। लेकिन तभी पीछे से पॉल हेमन आते हैं और ट्रिपल एच कहते हैं कि हम बाद में बात करेंगे। पॉल हेमन कहते हैं कि ये बढ़िया टैलेंट है, काफ़ी आगे जाएगा ये बंदा, और ट्रिपल एच थोड़े गुस्से में कहते हैं कि तुम यहाँ पर आए क्यों हो। तो पॉल हेमन कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ थोड़ी बहुत बात करने आया था, लेकिन शायद तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं अगले हफ्ते तुमसे बात करने आऊँगा। लेकिन अगले हफ्ते मेरे साथ द ट्राइबल चीफ और द हाई चीफ द रॉक भी आएंगे। और ट्रिपल एच कहते हैं कि मैं इंतजार करूंगा। तो भाई मैं ज़्यादा हैरान नहीं हूँगा अगर अगले हफ्ते द रॉक आकर रिंग के अंदर कहेंगे कि अपने हाई चीफ को एक्नॉलेज करो, और वहाँ पर रोमन रेंस हमें जो है सोलो सिक्वा की तरह नजर आएंगी। जैसे रोमन रेंस के पीछे जो है सोलो सिक्वा खड़े रहते हैं हमेशा, उसी तरीके से द रॉक के पीछे रोमन रेंस खड़े हुए नजर आएंगे हमें कुछ समय तक। उसके बाद शो के ऊपर बेली आती है और बेली आकर कहती है कि मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ पर आकर क्या बात करूँगी, क्योंकि पिछले हफ्ते जो हुआ वो सब काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग था मेरे लिए, लेकिन जब मैं तुम लोगों को देखती हूँ और तुम लोगों ने जिस तरीके से मुझे सपोर्ट दिखाया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी अच्छा फील होता है। लेकिन सच बात तो ये कि मैं डैमेज कंट्रोल को बहुत आगे ले जाना चाहती थी, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उन लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन तभी वहाँ पर डकोटा काय चिल्लाती आती है कि मैं तुमसे कितनी बार मैसेज कर चुकी हूँ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, मैंने तुम्हें मैसेज किए, कॉल्स किए, तुम उठा ही नहीं रही हो, आखिर हुआ क्या है। जो भी पिछले हफ्ते हुआ मैं तो यहाँ पर थी भी नहीं। और बेली कहते हैं कि ज़्यादा नाटक मत करो, मैं जानती हूँ तुम भी उन्हीं के साथ मिली। लेकिन डकोटा कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो जानती भी नहीं थी कि वो सब ऐसा सोचते हैं तुम्हारे बारे में। देखो जब तक तुम मैं और ये उसका साथ थे तो सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ही काबू की वॉरियर्स आए तब से सब कुछ बिगड़ने लगा। फिर बेली कहती है कि मैं सब देखती हूँ, तुम भी उनके साथ ही हंसती थी, तुम भी उनके साथ जो है साजिशें रचती थी मेरे खिलाफ। लेकिन डकोटा कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ उनके साथ घुलने मिलने की कोशिश करती थी और मुझे लगा कि आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही इतना कुछ हो गया। तो भाई डकोटा का यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो शायद बेली के साथ है, लेकिन तभी वहाँ पर डैमेज कंट्रोल आ जाता है, यो स्काई और काबू की वॉरियर्स, और वो रिंग के अंदर घेर लेते हैं बेली को। और डकोटा को भाई भाग जाती है रिंग से बाहर यहाँ पर, लेकिन वो चेयर लेकर वापस आती है और सबको ऐसा लगता है कि भाई वो चेयर लेकर बजाने वाली है बेली को, लेकिन वो अचानक से बजा देती हैं इयो स्काई और काबू की वॉरियर्स के ऊपर और उन्हें डरा कर यहाँ से भगा देती हैं। लेकिन भाई बेली को अभी भी शक है डकोटा काय पर, और पूरा अरीना भी बस यही कह रहा है कि इसके ऊपर बिलीव मत करना, यही असली मास्टर माइंडर है। तो भाई जहाँ तक मुझे लगता है तो शायद ऐसा ही है, लेकिन देखेंगे कि भाई आगे स्टोरी में क्या होता है। क्या डकोटा काय अपने आप को निर्दोष साबित कर पाती है, अगले स्मैकडाउन पर हमें पता चल ही जाएगा। उसके बाद शो पर होता है भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग टीम एक्शन, टाइलर बेट और पीट टन वर्सेस DIY। जो जीतेगा वो लड़ेगा एलिमिनेशन चेंबर में जजमेंट डे के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए। और भाई ये एक भयंकर मैच हमें देखने को मिलता है, एकदम भाई काफ़ी बढ़िया मैच। लेकिन भाई एंड में यहाँ पर जो है टाइलर बेट और पीट डन DIY को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके लास्ट में पीट डन अपना फिनिशर लगाते हैं और इस मैच में पिन कर यहाँ पर जीत जाते हैं। जो कि मैंने तुम्हें अपने एलिमिनेशन चेंबर की दूसरी प्रेडिक्शन वीडियो में कहा था कि टाइलर बेट और पीट डन जो है वो जजमेंट डे से लड़ेंगे एलिमिनेशन चेंबर में। तो भाई अब वही हो रहा है। उसके बाद भाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी दिखाते हैं यहाँ पर टाइलर बेट और पीट डन DIY के लिए। उसके बाद भाई बैक स्टेज में बॉबी लैशली, स्ट्रीट प्रॉफिट और बी फैब को एक साथ दिखाया जाता है, जिसमें वो बॉबी लैशली जो है एक तरीके से मैसेज सेंड करते हैं कि वो रॉ पे ऊपर जाएंगे और ब्रॉन्सन ब्रीड की रीड तोड़कर क्वालिफाई करेंगे एलिमिनेशन चेंबर के लिए। उसके बाद डोमिनिक का इंटरव्यू लिया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि तुम भी जो है एक एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग मैच में होने वाले हो, तो तुम क्या करने वाले हो। तो वो कहता है कि भाई मैं तो उस मैच को जीतूंगा, उसके बाद चेंबर में जाऊंगा, चेंबर को जीतकर मैं रेसलमेनिया में जाऊंगा, रेसलमेनिया को जीतकर मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाऊंगा, और उसके बाद मामी और मेरे पास मैचिंग मैजिक वाली टाइटल्स होंगे और उससे मामी बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन फिर तभी पीछे से केविन ओवेंस आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम जानते तो हो ना तुम किसके सामने लड़ने वाले हो।
तुम्हारा मैच मेरे खिलाफ होने वाला है और सच मानो मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से मारने वाला हूँ और पूरे मैच को डेडिकेट करूंगा तुम्हारे पिता को, रे मिस्टीरियो को। उसके बाद डोमिनिक वहां से चले जाते हैं, लेकिन पीछे से मिज कर चिल्लाते हुए R-Truth आ जाते हैं और वो केविन ओवंस को आकर कहते हैं कि तुम तो मंडे नाइट रॉ पर थे, यहाँ पर क्या कर रहे हो? वैसे मैं ना निक को ढूंढ रहा हूँ, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो वो कहाँ मिलेगा? तो केविन ओवंस कहते हैं कि तुम निक मिस्टीरियो को ढूंढ रहे हो? नहीं, निक ऑल्डिस को। अच्छा, निक ऑल्डिस को पता नहीं। तो भाई केविन ओवंस को तो पता है कि R-Truth के साथ जो है बहस करके कोई फायदा नहीं है, जो वो बोलता है हाँ में हाँ मिला दो, और पूरा अरीना जो है वही वी वांटेड ट्रुथ के नारे लगाता है भाई। उसके बाद भाई बैक स्टेज में एडम पियर्स और निक ऑल्डिस एक साथ होते हैं, जहां पर लोगन पॉल आकर बात करते हैं कि लोगन पॉल जो है निक ऑल्डिस से कहते हैं कि मुझे ना काफ़ी बढ़िया ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए द रॉक के जैसे, कि भाई द रॉक जब आए जहाँ पर आए किसी को भी थप्पड़ बजा दे तो मुझे भी वैसा ही फीलिंग होनी चाहिए, तुम लोग को मेरी इज्जत करनी चाहिए, मैं भी रॉक के लेवल का सुपरस्टार। वैसे ये बताओ मुझे कि मेरा चैलेंजर मेरे सामने कौन लड़ने वाला है क्वालिफाइंग मैच के लिए? तो निक ऑल्डिस कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो लड़ने वाला है वो तुम उसे काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हो, क्योंकि वो इस WWE का सबसे मसी सुपरस्टार है, द मिज। तो भाई थोड़े से टेंशन में आ जाते हैं यहाँ पर लोगन पॉल ये सुनकर, क्योंकि मिज काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं शायद लोगन पॉल को, लेकिन ये निक ऑल्डिस और एडम पियर्स दोनों की दोस्ती कब हुई पहले मुझे ये बताओ। उसके बाद भाई सैमी ज़ेन का इंटरव्यू लिया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि आज रात आप रैंडी ऑर्टन के खिलाफ उतरने वाले हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं? तो वो कहते हैं कि देखो रैंडी ऑर्टन के सामने उतरना काफ़ी बड़ी बात है, और अगर मैं उसे हरा देता हूं तो मुझे एलिमिनेशन चेंबर में जाने का मौका मिलेगा, और एलिमिनेशन चेंबर को जीतकर मुझे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने का मौका मिलेगा, और यही वो मौका है जिसे मुझे कैचअप करना है, तो मुझे लोगों को दिखाना है आज रात मैं उस मैच को जीत कर ही रहूँगा। उसके बाद भाई रैंडी ऑर्टन का भी इंटरव्यू होता है। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि सैमी ज़ेन काफ़ी बढ़िया सुपरस्टार है, और रही बात मेरी तो मैं जो है एक वाइपर हूँ, और मैंने हमेशा सिर्फ स्ट्राइक करने के बारे में सोचा है, लेकिन जब मैं पिछले 1 साल से घर बैठा हुआ था तो मैं जानता हूँ रेसलमेनिया का मौका पाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है, और तुम्हें घर बैठे वो नहीं मिल सकता। जैसे मैं घर बैठे हुआ था 1 साल तक, तो मुझे भी नहीं मिला घर बैठे बैठे, लेकिन उससे मुझे एक सीख मिली, सब्र करना चाहिए, और इसीलिए मैं रोमन रेंस के खिलाफ तो कभी न कभी ज़रूर जाऊंगा, मैं उसके लिए सब्र कर सकता, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आज रात के मैच को जीतूंगा, और एलिमिनेशन चेंबर के अंदर तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ सुनने को मिलेगी, RKO। उसके बाद भाई शो पर होता है शो का मेन इवेंट मैच, रैंडी ऑर्टन वर्सेस सैमी ज़ेन। और भाई रैंडी ऑर्टन किसी मैच में हो और वो मैच जो है बढ़िया ना हो, ऐसा हो सकता है, तो भाई ये मैच भी काफ़ी बढ़िया होता है, और सैमी ज़ेन भाई बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलती है सैमी ज़ेन की तरफ से। और कई सालों में भाई मुझे पहली बार ऐसा देखने को मिलता है कि रैंडी ऑर्टन का साइड स्लैम जो अनाउंसर्स टेबल पर लगाते हैं उसे रिवर्स करके यहाँ पर सैमी ज़ेन अपना साइड स्लैम लगा देते हैं अनाउंसर्स टेबल के ऊपर, लेकिन फिर रैंडी ऑर्टन भी बाद में वो साइड स्लैम लगा ही देते हैं सैमी ज़ेन को। उसके बाद वो रिंग के अंदर जाकर विंटेज ऑर्टन DDT लगाते हैं। उसके बाद मैच थोड़ा और चलता है, लेकिन एंड में आउट ऑफ नोवेयर लगती है एक RKO, और उसके साथ पिन 1 2 3 और इस मैच को जीत जाते हैं और अपने आप को क्वालिफाई कर लेते हैं एलिमिनेशन चेंबर मैच में रैंडी ऑर्टन। और रैंडी ऑर्टन अपना जश्न मना ही रहे होते हैं टॉप रोप के ऊपर चढ़कर। तो भाई मुझे तो लगा था मुड़ते ही क्लेमोर लगेगी, लेकिन रैंडी ऑर्टन भाप जाते कि पीछे कोई है, और रैंडी ऑर्टन मुड़ते हैं और ड्रू मैकिंटायर उनके सामने खड़े होते हैं, और हमें यहाँ पर रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर का फेस टू फेस देखने को मिलता है। और लास्ट टाइम रैंडी ऑर्टन जो है ड्रू मैकिंटायर को हरा कर ही चैंपियन बने थे, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसी के साथ जो शो है वो ख़त्म हो जाता है। और भाई मंडे नाइट रॉ पर भी होने वाले हैं 2 क्वालिफाइंग मैचेस एलिमिनेशन चेंबर के लिए, ब्रॉन्सन ब्रीड वर्सेस बॉबी लैशली, LA नाइट वर्सेस आइवार। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि LA नाइट के मैच में AJ स्टाइल्स आकर इंटरप्ट करने वाले हैं। और अगले स्मैकडाउन पर हमें देखने को मिलेगा लोगन पॉल वर्सेस द मिज और डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस केविन ओवंस। और वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर के क्वालिफाइंग मैचेस भी होंगे अगले स्मैकडाउन पर, शॉर्टसी वर्सेस टिफनी स्ट्रैटस और नायोमी वर्सेस ज़ेलिना वेगा, जहां पर नायोमी जीत जाएंगी और दूसरे में भाई कंफ्यूजन है 50-50 चांस। लेकिन भाई रॉक ने जो थप्पड़ जड़ाया भाई कोडी रोड्स के चेहरे पर, उसके बाद भाई स्टोरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी हैं, और हाई चीफ आने वाले हैं अगले शो के ऊपर, पॉल हेमन होंगे, ट्रिपल एच होंगे, पूरा बड़ा लाइन होगा भाई। अगला शो काफ़ी बवाल होने वाला है स्मैकडाउन का। और भाई एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, रोमन रेंस जो है वो द रॉक के पीछे इसलिए रहते हैं क्योंकि द रॉक हाई चीफ हैं और
रोमन रेंस ट्राइबल चीफ, और हाई चीफ जो है वो ट्राइबल चीफ से बड़ा होता है। और इन दोनों की जो लड़ाई है वो हेड ऑफ द टेबल के लिए थी, जिसे कोडी रोड्स ने बुझा दिया है फिलहाल के लिए। तो भाई इस बार का रोड टू रेसलमेनिया काफी ज्यादा फायर्ड अप होने वाला है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।